ओके सर। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों को ये करना ये है कि हमारे पास जो आप लोगों को एक साइट दी गई है, connectteacher.com, उसके ऊपर आप जाएंगे और उसके अंदर से जो एडमिशन फॉर्म है ना उसको फिल कर दो। अगर आपने एडमिशन फॉर्म ऑलरेडी फिल किया हुआ है, ठीक है, तो वो आप फिर मुझे अपना ईमेल एड्रेस बताएं, तो मैं आपका अकाउंट जो है ना वो एक्टिवेट कर दूंगा। इस अकाउंट की एक्टिवेशन के बाद ये होगा कि हम जितनी भी आपकी वीडियोस होंगी ना वो आपकी लॉगिन में आ गई। जिस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ, यानी इस क्लास की जो वीडियोस होंगी जो हम लोग बनाएंगे वो आपको इस वीडियो में यहाँ मिल रही होंगी, और आप उसको जो है ना वो इजीली हमें ज्वाइन कर सकते हैं उसके अंदर और देख सकते हैं। जैसे मैं आपको ये हमारी जो पुरानी पीएचपी की वीडियोस हैं वो मैं दिखा रहा हूँ। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बोलें। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, अभी फिलहाल जो है ना, क्या कहते हैं, हाँ शहरोज कुछ बोल रहे हैं आप? जी सर, मैं ये जस्ट पूछना चाहता कि आपको व्हाट्सएप कर दें या इधर जूम पर ही आपको मैसेज कर दें ईमेल के लिए। हाँ नहीं, आप जो है ना जैसे व्हाट्सएप कर दीजिएगा यासिर को, तो फिर मैं जो है उन अकाउंट्स को एक्टिवेट कर दूंगा। तो जी सर ठीक। अकाउंट एक्टिवेशन के बाद जो है ना आपको इस तरीके से जो है ना लॉगिन मिल जाएगा। जैसे आपको जो अब्दुल्ला वाला लॉगिन हम लोगों ने दिया हुआ है ना, तो उसके अंदर ये सारी वीडियोस जो है ना वो आपकी आ रही है। जैसे ये तो उसकी आ रही है ना पीएचपी की, आपका इसी तरीके से लॉगिन बन जाएगा, उसके अंदर आपके पास सारी वीडियोस आ रही है। एक तो काम हम आपको ये करना है। दूसरा काम आपको ये करना है कि हम यहाँ पर आपका एक गूगल क्लासरूम बनाएंगे, जितना भी मटेरियल होगा ना वो वहां पर मैं शेयर करूंगा। तो मैं अभी बना देता हूँ क्लासरूम, तो उसके अंदर आज का भी जो क्लास कोड होगा, जो भी चीजें होंगी वो जो है ना वो आ रही होंगी। अब जैसे कि मेरी डिफरेंट क्लासेस जो चल रही हैं उनका जो है वो गूगल क्लासरूम है। जैसे ये डॉट नेट एमवीसी कोर का है हमारे पास, तो उसके अंदर जितना भी मटेरियल्स होता है ना वो सारी चीजें हम लोग जो है ना यहाँ पे डाल रहे होते हैं, जिसको जो है ना वो यूज कर रहे होते हैं। एप्लीकेशंस का कोड सारा कुछ यहीं पे आ रहा होता है। फिर इसी के अंदर जो है ना वो आपके क्लास वर्क जो होते हैं, असाइनमेंट्स वगैरह वो मैं दे देता हूँ। फिर उसके अंदर जो है ना वो डिफरेंट चीजें जो है ना वो भी आ रही होती हैं, जैसे इसमें पार्टिसिपेंट भी मुझे नजर आ रहे होते हैं, फिर उनकी ग्रेडिंग भी मैं कर रहा होता हूँ। तो अभी मैं आपकी क्लासरूम जो है ना वो क्रिएट कर रहा हूँ, इसको आप जो है ना वो हमें ज्वाइन करेंगे इसके अंदर। तो ये आपका क्लास कोड है, इसको नोट कर लें। नोट कर लिया आप लोगों ने? जी नोट कर लिया। सब लोग इसको नोट कर लें। अच्छा, इसके अंदर जितना भी मटेरियल वगैरह होगा ना वो सब हम यहाँ पर आपको शेयर करेंगे, तो वहीं से जो है ना फिर आप उसको जो है ना देख रहे होंगे। दूसरा ये है कि आप जो है ना यासिर को अपना एडमिशन फॉर्म फिल करने के बाद आप उनको व्हाट्सएप कर देंगे। तो मैं जो है ना फिर उसके बाद उसको ना एक्टिवेट कर दूंगा उसको। तो फिर उसी तरीके से आपको वीडियो सारी जो है ना यहाँ पर अकाउंट्स के अंदर मिलेंगी, जो कि हमारी वेबसाइट है। और मटेरियल वगैरह, असाइनमेंट्स वगैरह, क्लास कोड भी क्योंकि होता है हर एक क्लास के अंदर, तो वो आपको यहाँ पर वो क्लासरूम के अंदर जो है ना वो मिल रहा होगा, वो यहाँ पर डेली अपलोड कर दूंगा। जो भी असाइनमेंट्स होंगे वो भी आपके बस क्लास वर्क के अंदर आ जाएंगे, जिसको आप यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप जाएंगे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। सबसे पहले सवाल ही बता दो, विजुअल स्टूडियो हम कहाँ से लें, ठीक है ना, जिनके पास नहीं है। तो उसके लिए आप ये है कि माइक्रोसॉफ्ट की साइट पर जाए, विजुअल स्टूडियो डाउनलोड।
इसमें डाउनलोड विजुअल स्टूडियो टूल्स में जाएंगे, तो यहाँ पर आपको ना विजुअल स्टूडियो की तीन वर्जन, जैसे कम्युनिटी वर्जन है, प्रोफेशनल वर्जन, एंटरप्राइज वर्जन है। फिलहाल आप इसके अंदर जो कम्युनिटी वर्जन है ना, उसको इंस्टॉल कर लें, उसको कंप्लीट इंस्टॉल कर लें, ठीक है। और उसको, उसके अंदर जो है ना कोई भी चीजें आपको छोड़नी नहीं है, वो इस तरीके से आपको इंस्टॉल करना है। मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन शॉट दिखाता हूँ। विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलर, तो जब आप ये डाउनलोड कर लेंगे तो आपके पास इस तरह से विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलर आएगा। यानी जब आप उस पर डबल क्लिक करेंगे, तो आपने करना ये है कि इसके अंदर जैसे ASP.NET वेब एप्लीकेशन, ये हम लोग इस कोर्स के अंदर पढ़ेंगे, इसको टिक करना है। फिर उसके अंदर आपने यहाँ पर .NET डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट, इसको टिक करना है, ठीक है। इसमें सारी चीज इंस्टॉल करनी है। फिर इसी के अंदर आप नीचे आ जाएं, फिर इसके अंदर जो है ना आप, फिलहाल आप ये दो चीजें ही कर दें। बाकी ये कि पाइथन को भी यूज कर सकते हैं, वैसे पाइथन हम अलग से करवा रहे थे, तो पाइथन भी आप यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे, इसके अंदर चीजें इसके अंदर जो है ना वो आ जाएगी, ठीक है नहीं। तो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं नहीं कर रहा, आप लोगों को करनी है। देन उसके बाद अब हम प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट में आप जाएंगे, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। इस कोर्स के अंदर हमने डिफरेंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म्स जो है ना वो स्टडी कर रहा है। सबसे पहले इसके अंदर हम डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बनाएंगे। आप सबसे सवाल ये पैदा होता है, भाई डेस्कटॉप एप्लीकेशंस क्या है, वो कहाँ पर यूज की जाती है, ठीक है, उसको हम देखते हैं। डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो है ना, ठीक है सर। जी बोले। सर आज आ रही सर, मैं ठीक कह है, रहा हूँ अभी 2 मिनट में वो आ रही है, बिल्कुल बिगनर है ना आयशा, तो 2 मिनट वेट कर लेंगे कुछ। हाँ, वाई नॉट, वाई नॉट। ये जो न्यू स्टूडेंट आए ना, आप इंट्रोडक्शन इनका कर ले लें। जी जी जी, बिल्कुल मैं ले लेता हूँ। अच्छा ये ठीक है। बताएंगे आज किस किस की शहजाद अफजल पहली। साहब, शहजाद अफजल साहब हैं, लाजपात जो है ना ये। अच्छा, मैं से बात कर हाफिज लेता साहब, जी जी। हूँ। जो नए स्टूडेंट है वो अपना इंट्रोडक्शन दे देंगे। इससे पहले आपने कुछ किया है, कोई लैंग्वेज वगैरह की भी आपने? सर सर मैंने सर C++ की या C# की बेसिक की, ज़्यादा एडवांस में नहीं गया अभी तक ठीक है, जबरदस्त। तो इसमें हम करवा देंगे आपको एडवांस में। सर। अच्छा, और सर नेक्स्ट। डेटाबेस भी किया हुआ है, SQL भी किया हुआ है। जबरदस्त, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट कौन है जिनकी आज पहली क्लास है, इससे पहले कोई डेमोस्ट्रेशन में टाइप नहीं की? जी, मेरा नाम शहजाद है। जी जी। और मैंने जो है वो VB.NET में काम करता हूँ। सही। डेस्कटॉप वर्किंग करता हूँ। .NET में भी थोड़ा सा मैंने काम किया हुआ है इसी फ्रेमवर्क पे। ठीक है, जबरदस्त हो गया। अच्छा देखिए, ये जो हमारा कोर्स है ना, इसके अंदर हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपको एप्लीकेशन बनवाएंगे। और ये जो एप्लीकेशन होंगी ना वो प्रोजेक्ट बेस्ड होंगी। यानी प्रोजेक्ट बेस्ड की बना दिए कि जैसे जो पहला एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं वो .NET डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो है ना वो उसको यूज कर रहे हैं। उसके अंदर हम कंप्लीट सेल परचेज का सिस्टम बनवाएंगे। और फिर इसकी रिपोर्टिंग जो है ना वो क्रिस्टल रिपोर्ट्स के ऊपर हम करेंगे। अब इसके अंदर होगा ये कि जैसे कि मैं आपको गूगल क्लासरूम भी दिखा रहा था ना, कि उसके अंदर मैं आपको असाइनमेंट दूंगा रोजाना की, कि जैसे आज मैंने जरा आपको, अभी तो हम कुछ बेसिक चीजें स्टडी करेंगे। तो बेसिक्स में ये होगा कि हमारे पास, जैसे मैंने अभी जो है ना कैलकुलेटर जैसे बना लिया, तो मैंने आपको मार्कशीट का असाइनमेंट दे दिया। फिर कोई आगे चल के हमने कोई और छोटी मोटी टाइमर की एप्लीकेशन बनाई है, तो मैंने आपको कोई और असाइनमेंट दे दिया। तो स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो चीजों को हम साथ लेके चलेंगे। तो इसका फिर उसमें होगा ये है कि आफ्टर ऑल आपके पास जब हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे तो एक फॉर्म मैं बनाऊंगा, जैसे प्रोडक्ट का मैंने फॉर्म बना दिया, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप सप्लायर का फॉर्म बना लें, आप एम्प्लॉय का फॉर्म बना लें, ठीक है। फिर इसी तरीके से पूरी एप्लीकेशन आप बना लें। फिर आगे चल के हम एक प्रोजेक्ट के ऊपर आ जाएंगे, जैसे मैं ये कह रहा हूँ भाई मैं सेल परचेज का सिस्टम बना, वो आपको क्लास में कवर करवा। आप जो ना हॉस्पिटल का सिस्टम जो है वो बनाएंगे। तो इस तरीके से जो है ना वो हमें लेके चलना है पूरा। फिर यही चीज जो है ना, अच्छा इसके अंदर डिलीवरेबल्स हो गया। डिलीवरेबल इस तरह से है कि जैसे डॉट डॉट टेस्ट एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो आपके पास एक कंप्लीट सेल परचेज का एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए। फिर इस तरह से हम MVC के ऊपर जाएंगे, ASP.NET पे जाएंगे, तो आपके पास कंप्लीट एक साइट होनी चाहिए, वेबसाइट होनी चाहिए।
फिर उसके बाद डॉट नेट एमवीसी है, फिर डॉट नेट एमवीसी कोर है। तो इनमें आपके पास कम से कम 4 प्रोजेक्ट ऐसे रेडी होने चाहिए जिसमें आपके पास एक कंप्लीट सोल्यूशन, ठीक है। तो उनको हम देखेंगे कि उस कंप्लीट सोल्यूशन जो है ना वो किस तरीके से बना सकते हैं, और उसको हम बिल्कुल बिगिनिंग से लेकर एंड तक जो है ना वो लेकर चलेंगे। ठीक है जी। ओके। अच्छा, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, बस 5 मिनट देख लेते हैं। अच्छा, इससे पहले ये है कि हमारे पास ना, जैसे अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस वगैरह नहीं देखी, तो आप हमारे चैनल को जरा सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप जाएंगे यूट्यूब के ऊपर, और यहाँ जाके आप यूट्यूब में कनेक्ट टीचर लिखते हैं, तो ये आपके पास कनेक्ट टीचर आ रहा है। इसको आप जो है ना सब्सक्राइब कर लें। अब इसके अंदर जो हमारी बेसिक वीडियोस हैं वो भी आ रही हैं, डेमोन्स्ट्रेशन की वीडियो है वो भी आ रही है, और इसके अलावा जो है ना हमारी जो पुरानी वीडियोस हैं उनकी भी आपको एक लिस्ट जो है ना वो नजर आ रही होगी। अब इसमें ना कंप्लीट एक लिस्ट है हमारे पास जो है ना वो एप्लीकेशंस की। इसके अंदर खाली आपको डॉट नेट डेस्कटॉप, यानी ये जो वीडियोस हैं ये बेसिकली हैं हर टॉपिक्स के ऊपर बनी बेसिक्स वीडियोस हैं, यानी हर एक बंदा इनको समझ सकता है। फिर उसके बाद जो जैसे हमारे स्टूडेंट होते हैं, हमारी क्लास स्टार्ट होती है, तो फिर हम इसके अंदर बकिया जो वीडियोस होती हैं वो आपको गूगल क्लासरूम के अंदर शेयर करते हैं, या हमारे पास जो हमारी वेबसाइट है उसके ऊपर जो है ना वो हम शेयर कर रहे होते हैं। यहाँ से आप जो है ना तमाम वीडियोस को देख सकते हैं। और दूसरा ये है कि हमारी वेबसाइट है, उसके ऊपर भी आपको जो इंट्रोडक्टरी वीडियोस हैं वो मिल जाती हैं, और टॉपिक्स के ऊपर जैसे आईटी के ऊपर है, सोशल मीडिया है, एएसपी डॉट नेट कोर है, ठीक है, डॉट नेट एमवीसी है, इसके ऊपर आपको वीडियोस जो है ना वो मिल जाती है। ये लेकिन इसमें ज्यादातर जो है ना वो हमारे पास इस किस्म की वीडियोस हैं जो इंट्रोडक्टरी लेवल के ऊपर है, या फिर हम इन चीजों को व्हाट इज लेवल के ऊपर जो है ना समझा रहे हैं और बेसिक से देख रहे हैं। हम कंप्लीट एप्लीकेशन डेवलपमेंट जो है ना वो फिर हम हमारा जो कोर्स है उसके अंदर हम आपको देते हैं, और उसके अंदर शुरू से लेकर एंड तक जो है ना वो वीडियोस होती हैं, जिसमें कंप्लीट प्रोजेक्ट जो है ना वो लेकर चलते हैं। आई थिंक काफी टाइम हो गया ऐसा, स्टार्ट कर देते हैं, ठीक, उनको वीडियोस अब दे दिएगा। ठीक है, या सर क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। सर स्टार्ट कर दें, बस वो आ रही है, 1 मिनट में आ जाएंगे, कर दें आप। चलें सर। तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन हम यहाँ से चूज करेंगे, और इसके अंदर जो है ना आपने यानी मैं ये बता रहा था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन हैं जो यहाँ से बना सकते हैं। इसमें डेस्कटॉप है, जिसमें वेबसाइट है, जिसमें डॉट नेट एमवीसी है, जिसके अंदर आपके पास मशीन लर्निंग है, जिसमें हम लोगों ने शुरू में भी आपको कोर्स में डिफाइन किया हुआ। तो हर टाइप की एप्लीकेशन यहाँ बन सकती है। तो यहाँ पर हम इन टाइप्स को देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन देख रहे हैं। एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन के अंदर जो है ना बेसिक डिफरेंस क्या होता है और एक वेब एप्लीकेशन में डिफरेंस क्या होता है। लेकिन डेस्कटॉप एप्लीकेशन हम वहां पर बनाते हैं जहां पर जो है ना हम एक चाहते हैं कि हमारी एप्लीकेशन ऐसी है जो कि सिक्योर होनी चाहिए, जैसे बैंकिंग सिस्टम की है या हॉस्पिटल सिस्टम की है, जिसका हम एक्सेस पूरी दुनिया को नहीं देना चाहते। हमारा एक अपनी कंपनी का सेटअप है, उसके लिए हम बना रहे हैं। यानी आप ये समझ लें ईआरपी बना रहा हूँ, जैसे एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग की एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ, जिसके अंदर रिच रिपोर्टिंग हो, बहुत सारी रिपोर्टिंग हो, ठीक है। तो उसको भी हम देखेंगे, रिपोर्ट्स किस तरह की प्रोफेशनल रिपोर्टिंग हो, जिसका पेरोल का सिस्टम है, जिसमें फाइनेंस का सिस्टम है, जिसमें प्रोक्योरमेंट का सिस्टम है, जिसमें एचआर का सिस्टम है, ये बनाना। ये ऐसी एप्लीकेशन है जो कि वेबसाइट नहीं है। इसके अंदर हमें क्या करना है, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम चल रहा है उसको ऑटोमेट करना। अब ये किसकी नीड होती है, ये बेसिकली नीड होती है जितनी बड़ी कंपनीज है। तो जैसे हमारे पास बनी हुई है तो कंप्लीट ईआरपी हमारी बनी हुई है, 1 करोड़ रुपए की हमारी ईआरपी, ठीक है। उसके अंदर तमाम सिस्टम है, फाइनेंस, प्रोक्योरमेंट, एचआर, पेरोल, इन्वेंट्री सिस्टम सब बना हुआ है। तो ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसकी इंपॉर्टेंस को देखना चाहें तो आप जो है ना इसके ऊपर जाएं। अच्छा, यहाँ पर ना आपको डिफरेंट फ्लेवर ऑफ एप्लीकेशन डेवलपमेंट हम करवा रहे हैं, और हर फ्लेवर की जॉब जो है ना मार्केट में मौजूद है।
यानी डॉट नेट के अंदर भी काफी सारी जो है ना वो वेराइटीज हैं जिनकी आप जॉब जो है ना वो कैट कर सकते हैं। अरे ये बताना इस बार जरूरी है कि जैसे हम एक चीज पढ़ते हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए भाई कि क्यों पढ़ रहा हूँ मैं, इसका फायदा क्या होगा। ठीक है, तो आप इंडीड पे जाए। इंडीड से ज्यादा जो है ना समझ लें सर्चिंग के अंदर यूज होता है। इंटरनेशनल नेशनल जॉब्स यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर आप जस्ट ये लिखें डॉट नेट डेस्कटॉप डेवलपर। तो ये देखें आपके पास इस वक्त डॉट डेस्कटॉप डेवलपर की 36 जॉब्स अवेलेबल। अब इसके अंदर ये देखिए ये चीजें आपसे मांग रहा है कि आपको सी शार्प आनी चाहिए, डॉट नेट आनी चाहिए, फिर आपके पास डेस्कटॉप एप्लीकेशन का आप टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, ये सारी चीजें। अब इसमें जो मजीद चीजें ये मांग रहा है ये आपसे, जैसे आपके पास एसक्यूएल सर्वर वगैरह, ये सारी चीजें हैं। जैसे दूसरी जो आप देखते हैं तो इसके अंदर भी ये सारी चीजें मांग रहा है। अब ये इसकी सैलरी जो है ना वो बता रहा है कि तकरीबन 2 लाख रुपए से स्टार्ट है। ठीक है, फिर इसी तरह से ये सीनियर डॉट नेट डेवलपर है, इसके अंदर भी ये सारे, अब ये सारे स्किल सेट आपको आना चाहिए। ठीक है ना, जैसे आपको कह रहा है कि एसक्यूएल है, माइस्क्ल है, एचटीएमएल है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट है, एएसपी डॉट नेट है, एमवीसी है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। तो ये सारी चीजें ये मिक्स मांग रहा है, और ये प्योर डेस्कटॉप जॉब मांग रहा है। तो इसके अंदर ये कह रहा है कि टोटल इसकी 2 पोजीशंस हैं। तो ये आपका पूरा वो बता रहा है कि क्या क्या चीजें आपको आनी चाहिए इसके अंदर। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन की अपनी वैल्यू बड़ी बड़ी कंपनीज में यूज हो रही है, तो उसको स्टार्ट लेते हैं। फिर उसके बाद एएसपी डॉट नेट है, उसकी अपनी वैल्यू, एमवीसी की अपनी वैल्यू, एमवीसी कोर की अपनी वैल्यू। तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन स्टार्ट करना, तो यहाँ से आप ले लेंगे डॉट नेट डेस्कटॉप एप्लीकेशन, और इसके अंदर आपने यूज करना है विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन डॉट नेट फ्रेमवर्क। यहाँ पर आप फ्रेमवर्क को यूज करें। ठीक है, इसको ना आप, ये क्या बात है, फ्रेमवर्क को यूज करेंगे। देखिए, 2 किस्म की एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो रही है आज। एक है डॉट नेट फ्रेमवर्क की, एक है विदाउट फ्रेमवर्क। जैसे डॉट नेट एमवीसी की मैं बात करूंगा, वो फ्रेमवर्क है। एएसपी डॉट नेट की बात करूंगा, वो फ्रेमवर्क है। डॉट नेट एमवीसी कोर विदाउट फ्रेमवर्क। अब फ्रेमवर्क में क्या होता है, आपको एक सेट ऑफ लाइब्रेरीज पहले से मिल जाती है, उनको आप यूज करते हैं, उससे आप एप्लीकेशन बनाते हैं, उससे कंप्लीट एप्लीकेशन बन जाती है। उसके अंदर मुझे किसी चीज को ना एक्स्ट्रा डाउनलोड नहीं करना होता। वो वंस एक दफा जब मैंने माइक्रोसॉफ्ट की साइट से डाउनलोड कर लिया, जो आपको शुरू में दिखा रहा था कि भाई ये टूल सेट आपको सेट करना है, तो वो फिर आपको दोबारा नहीं करना। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट। फिर इसके अंदर ये होता है कि आपको एक टूल सेट मिल जाता है, उसको हम यूज कर सकते हैं। विदाउट फ्रेमवर्क में क्या होता है कि आपको एक चीज जो है ना एंड यू गेट की फॉर्मेट में डाउनलोड करनी पड़ती है। वो जब हम डॉट नेट एमवीसी कोर करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई किस चीज से डाउनलोड करो। अभी फिलहाल डॉट नेट फ्रेमवर्क यूज करेंगे। इसका नेक्स्ट करते हैं। फिर यहाँ पर आप इसकी लोकेशन चेंज कर सकते हैं जहां पर आप अपने प्रोजेक्ट को बना रहे हैं। जैसे मैंने जो है ना इसकी लोकेशन कर दी सी डॉट नेट, और इसके अंदर मैंने विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन का नाम दे दिया, उसको क्रिएट करेंगे। अब देखें, आपके लिए हम ये वीडियो इसी वजह से बना रहे हैं, अभी आपको गूगल क्लासरूम के अंदर भी हम दे देंगे कि आप इसको इजीली ना सीख सकते हैं चीजों को। और इसके अंदर मैं अभी आपसे पूछूंगा भाई समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ये भी आप इसके आंसर देंगे। अब देखिए, यहाँ पर आपको डिफरेंट चीजें नजर आ रही हैं, इसको यहाँ से डॉक कर सकते हैं। ये सोल्यूशन एक्सप्लोरर। तो सोल्यूशन एक्सप्लोरर में जितने भी आपके फॉर्म वगैरह होते हैं वो यहाँ पर नजर आते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर ऐप डॉट कॉन्फिग की एक फाइल नजर आ रही है, इसमें कनेक्शन स्ट्रिंग वगैरह जो हम बनाते हैं डेटाबेस का, वो नजर आता है। फिर आपको प्रोग्राम नजर आ रहा है, इसके अंदर जो आपकी स्टार्टिंग पॉइंट एप्लीकेशन होती है वो होती है। अभी हम इन सबको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इनिशियली हो सकता है ये टूल बॉक्स आपको नजर ना आए, ये ऐसा हो सब कुछ बंद। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, व्यू में जाएंगे, यहाँ से टूल बॉक्स पे जाएंगे, तो टूल बॉक्स
फिर कर लेंगे। सही। अब टूल बॉक्स है क्या, इसको समझाता हूँ थोड़ा सा मैं आपको। देखिए टूल बॉक्स, मैंने कहा कि आप डॉट नेट फ्रेमवर्क को यूज करेंगे। सही। डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या है? हमारे पास इन तमाम चीजों को वन बाय वन स्टडी कर। सबसे पहले C# एक लैंग्वेज है। विजुअल स्टूडियो एक टूल है। डॉट नेट फ्रेमवर्क एक फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क मुश्तमिल होता है बहुत सारी क्लासेस। अब क्लासेस क्या होती है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं भाई कि C# क्या है। C# एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। देखिए ये जो टेक्निकल चीजें मैं बता रहा हूँ, तो अभी अगर ये ज्यादा समझ में ना आए तो उसकी वीडियो देखिएगा, 2-3 दफा समझ में आ जाएगा। C# एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या होती है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स की इंटरेक्शन से काम करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट जो होता है वो किसी क्लास का होता है। क्लास क्या होती है? क्लास किसी चीज का ब्लूप्रिंट या फर्जी खाका होता है। जैसे हम ये कहते हैं ह्यूमन, इंसान एक क्लास है। क्लास के अंदर दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, उसकी प्रॉपर्टीज और फंक्शन। ठीक है। जैसे हम इंसान की जो प्रॉपर्टीज है वो है कि उसकी दो आंखें होती हैं, यानी प्रॉपर्टीज आप कह सकते हैं लुक एंड फील। आपको वो चीज नजर कैसी आती है कि इंसान होता है, उसकी दो आंखें होती है, एक नाक होता है, एक मुंह होता है। अब जो मशीन लर्निंग हम पढ़ते हैं ना, तो मशीन को भी हम ऐसे ही सिखाते हैं। जिसको ट्रेनिंग सेट देते हैं कि भाई किसी भी चीज को ऑब्जर्व करना है तो उसके अंदर निशानी ये होंगी तो ये चीज ये होगी। तो इंसान जो होता है उसकी दो आंखें होती है, एक नाक होता है, एक मुंह होता है, दो कान होते हैं, ये इसकी प्रॉपर्टीज है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये इसके एट्रीब्यूट्स है। इसके फंक्शन क्या है? वो चल सकता है, खा सकता है, पी सकता है, ये सारे इसके फंक्शन है। ये एक ब्लूप्रिंट है। ये क्या है? ब्लूप्रिंट है। फिर इसी तरीके से फरिश्तों की हमें एग्जैक्ट स्केलेटन नहीं पता क्या है। एनिमल्स का पता है, एनिमल भी एक क्लास है कि डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, उनकी इस तरह से वो होते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में हम क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं और उनको आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करवाते हैं। जैसे यहां पर हम ये कह रहे हैं कि इंसान के बहुत सारे ऑब्जेक्ट बैठे हुए हैं, ठीक है, और हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने बोलने का फंक्शन यूज कर रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, अपने सुनने का फंक्शन यूज कर रहे हैं। इससे हम ये कर रहे हैं कि एक सिस्टम के अंदर बैठे हुए, जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में हम क्या करते हैं, दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स, चाहे वो सेम क्लास के हो चाहे वो डिफरेंट क्लासेस के हो, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन। अब डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या है? डॉट नेट फ्रेमवर्क जो है इसके अंदर बहुत सारी क्लासेस हैं जिनके हम ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे और उनको हम यूज करेंगे। एक मिनट। तो यहां तक क्लियर है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या होती है? भाई किसी के कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो पूछें। क्लियर? नहीं सर, क्लियर है। ठीक है जी। किसी भी एक स्टूडेंट को कोई मसला हो, क्योंकि लाइव क्लास हो रही है, आप पीछे पूछ सकते हैं, मैं वहीं पे स्टॉप करके आपको बताऊंगा। माइक्रोसॉफ्ट को ये कहता है कि यार मुझे एक बिल्डिंग बनानी है। अब एक तरीका तो ये है बिल्डिंग बनाने का, जनाब मैं बजरी की भी एक फैक्ट्री लगाऊं, मैं एक सीमेंट की भी एक फैक्ट्री लगाऊं, मैं एक सरिये की भी फैक्ट्री लगाऊं, उसमें बिल्डिंग बना सकूंगा। तो भाई ये जो तरीका है ना, इससे तो ये होगा कि सालों में जाके कोई बिल्डिंग बनेगी जब ये फैक्ट्रियां लग जाएगी। इसका तरीका ये, सब चीजें बाजार में मिलती है, वहां से खरीद के ले आओ, बिल्डिंग बना लो, जो असल काम है आपका। तो ये कॉन्सेप्ट माइक्रोसॉफ्ट देता है। वही कहता है यार मुझे पता है आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशन में क्या चाहिए, ठीक है, या वेब एप्लीकेशन में आपको क्या चाहिए,
आप ये करो, मेरी क्लासेस को यूज कर लो, उनके ऑब्जेक्ट्स बनाओ, उनको एक दूसरे से इंटरेक्ट करवाओ और अपनी एप्लीकेशन तैयार कर लो। फिर एक और भी काम इसमें हो रहा है। एक तो ये हो रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट क्लासेस प्रोवाइड कर रहा है, दूसरा थर्ड पार्टी भी क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं जिसको डेव कंपोनेंट्स कहते हैं, वो भी मैं आपको दूंगा। तो वो वाला टूल बॉक्स इसके अंदर ले लो, इससे भी ज्यादा अच्छा होगा, उसके अंदर ज्यादा खूबसूरत क्लासेस होंगी और उसकी मदद से एप्लीकेशन बना लो। तो इसमें री इन्वेंट द व्हील नहीं करना, हमें काम करना है जल्दी, जो हमारा काम है उसको बनाना है, मुझे पूरी फैक्ट्रियां नहीं लगानी। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट के अंदर डिफरेंट क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन। और उसमें एक तो ये क्या माइक्रोसॉफ्ट की बनी बनाई क्लासेस को यूज करो। फिर इसमें ये हो रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ये कहता है कि आप 70% टूल यूज करोगे और 30% कोड यूज करोगे। मुझे ना शुरू से नहीं बनानी सेटेलाइट, या मुझे शुरू से कार नहीं बनानी। का, कार अगर बनानी है तो उसको कंपोनेंट्स को लेके चलना है, ठीक है। तो जैसे मुझे कैलकुलेटर बनाना है पहली क्लास के अंदर, कैलकुलेटर जनाब ऐसा होता है, मुझे दिखाया किसी ने ऐसा होता है। इसकी स्क्रीन पहले डिजाइन करता हूँ मैं, टेक्स्ट बॉक्स है, ये बटन है, ये कुछ लेवल्स आ रहे हैं, ठीक है, इसको बनाते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पर गए, सबसे पहले आपने टेक्स्ट बॉक्स ले, सबसे पहले ये फॉर्म क्या है, फॉर्म हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। इसकी प्रॉपर्टीज में जाए तो फॉर्म वन एक ऑब्जेक्ट है, फॉर्म एक क्लास है। ये क्या है फिर, ये पूरा सिस्टम डॉट विंडोज डॉट फॉर्म्स, ये एक नेम स्पेस है। क्या है ये, नेम स्पेस। अच्छा, इसके अंदर ना मैं आपको एक बुक भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये मैं गूगल क्लासरूम में डाल दूंगा, C# बुक। आपको काफी सारी बुकें देने वाला हूँ, ठीक है। ये वैसे है एपटेक की, क्योंकि मैं एपटेक का जो हेडक्वार्टर है वहाँ पढ़ाता हूँ। हम्म, ये मैंने शेयर कर दिया आपको। तो या आप अपने क्लासरूम को ज्वाइन कर लेंगे तो उसमें तो इसके अंदर ना ये जो मैं चीजें बता रहा हूँ ना, मैं तो बड़ा इजी वे में उर्दू में बता रहा हूँ, तो इसमें ये सब चीजें ना लिखी हुई है। जैसे अभी मैंने आपको बताया भाई कि नेम स्पेस क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या होती है, फंक्शंस क्या होते हैं, क्लासेस क्या होती है, ठीक है। इन सबको थोड़ा सा आपको अगर मजीद डिटेल में पढ़ना हो तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे नेम स्पेस की। नेम स्पेस क्या होता है, बेसिकली नेम स्पेस क्या है कि हमारे पास जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत सारी क्लासेस दे दी ना, वो तो विंडोज भी बना रहा है, वेब भी बना रहा है, एमवीसी बना रहा है, एमवीसी कोर भी है, मशीन लर्निंग भी, पता नहीं क्या क्या है। तो इन सब की क्लासेस को रखेगा कैसे, तो इसके लिए सब लोग अलग अलग से फोल्डर बनाए। सबसे बड़ा फोल्डर सिस्टम का, फिर उसमें एक विंडोज का फोल्डर है, फिर उसमें फॉर्म का फोल्डर है, फिर उसमें एक फॉर्म की एक क्लास है। तो फॉर्म एक क्लास है, फॉर्म वन एक ऑब्जेक्ट है, और ये सब इसकी प्रॉपर्टीज। अब जैसे इसके अंदर बैकग्राउंड कलर आपको चेंज करना हो, जिसमें जो बैकग्राउंड कलर आप यहाँ से जाके चेंज कर सकते हैं। आपको फॉर्म का टेक्स्ट चेंज करना है, तो आप जाके इसका टेक्स्ट की जो प्रॉपर्टी है उसको जाके चेंज करना है। फिर उसके बाद आपको एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना है,
देखिए फॉर्म एक क्लास क्या है, फॉर्म हमारे पास एक क्लास है, उसको साइज कर उसका छोटा कर सकता हूँ यहाँ से। कि मेरा उसमें माउस प्रॉब्लम कर रहा है इसका। अब इसके अंदर जो है ना, आप एक टेक्स्ट बॉक्स आगे डालना चाह रहे हैं, तो आपको ये सारी चीजें यहाँ नजर आ रही है। इस पर आपने टेक्स्ट बॉक्स लिया, उसमें यहाँ पर कोई टेक्स्ट बॉक्स खींच के बड़ा नहीं हो, आप इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर जाएंगे, यहाँ से इसका फोन हम बढ़ा देंगे। अब ये इसकी प्रॉपर्टीज है, मैंने इसको कर दिया 22। फिर उसके बाद इसका साइज यहाँ से भी कम कर सकते हैं, जैसे मुझे इसकी ना विद अच्छी नहीं लगी, तो विद जो है ना इस वक्त हुई है 816 में से जैसा। अब इसके अंदर मुझे बटन बनाना है। मैं जाता हूँ बटन, फिर बटन। अब इस बटन का बैकग्राउंड कलर चेंज करना इसकी प्रॉपर्टीज पे, और उसके अंदर जाकर मैंने इसका बैक कलर चेंज। इसके ऊपर टैक्स लिखना है 1, तो मैं गया यहाँ 1 लिख दिया। उसका फोन बड़ा करना है, उसका फॉरग्राउंड कलर चेंज करना है। तो ये एक बटन बन गया। अब ऐसा दूसरा बटन बनाना है, मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी किया मैंने, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, फॉर्म जो है ना बड़ा कर दो। ये 4 बटन बन गए, चारों को सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये चारों बटन आ गए। फिर कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये भी आया। अब मैं इस एप्लीकेशन को रन करके देखता हूँ, तो ये आपका एप्लीकेशन रन हो। तो ये एक विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन है जो कि डेस्कटॉप पे रन होगी, इसकी एक्जी बनेगी जिसको सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे, और इस पे हम कंप्लीट सेल परचेज सिस्टम, स्कूल सिस्टम, हॉस्पिटल सिस्टम विद रिपोर्टिंग बना सकते हैं। फायदा इसका ये है कि ये आपके पास 70% तक हम इसको टूल यूज करेंगे, 30% कोड करेंगे। अभी तक हमने एक लाइन ऑफ कोड भी नहीं लिखा, और ये इतनी एप्लीकेशन बन गई। ठीक है, तो इसमें किसी को कोई मसला हो तो पूछे, किसी को कोई मसला नहीं। ठीक है, आगे चलो। अब इनका टैक्स चेंज कर देते, मैंने कर दिया 2। अभी तो इसका ये है कि प्रॉपर्टी आप यहाँ से खोल के रखें, इसको डॉक कर देंगे यहाँ से, डॉक हो। सोल्यूशन एक्सपोर्ट नहीं चाहिए, इसको बंद कर दें, इसको थोड़ा सा बड़ा कर ले यहाँ से। अब 1 के बाद 2 है, 2 का टैक्स चेंज करना, 2 का टैक्स ये रहा, तो कर दिया 2। फिर 3 पे 3 लिखना है। अब ये समझ गया मैं क्या करना चाह रहा हूँ, वहीं रुक जाएगा। 4 करना, 5 करना, 6 करना,
7 का 8 का 10 हो जाएगा। माइनस पाओ कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी। थोड़ा बड़ा भी कर देते। अब ये देखिए मेरा थोड़ा माउस प्रॉब्लम कर रहा है, तो प्रॉपर्टी से मैं जाके कर देता हूँ। उसका साइज है ना, जाके आप इसकी विड्थ बढ़ा दें और बड़ा करना तो उसको तो ये हमारे पास कैलकुलेटर हम डिजाइन इंटरफेस क्लास हो गया। अब मैंने आपको ये बताया था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की डेफिनेशन। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को हम कहते हैं क्या है, ऑब्जेक्ट्स के इंटरेक्शन से काम करते हैं। दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस। अभी हमने जितना भी कुछ किया है वो डिजाइन इंटरफेस से किया है, इसमें कोड नहीं किया। अब हम कोड करेंगे। 70% टूल यूज होता है, 30% कोड यूज होता है। ये विजुअल स्टूडियो के अंदर शुरू से आखिर तक देखेंगे, चाहे आप एमवीसी बनाए चाहे मशीन लर्निंग बनाए। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, जो मैंने वन को मैं क्लिक करूं तो टेक्स्ट बॉक्स पे वन लिखा हुआ आ जाए, जो कि अभी लिखा हुआ नहीं आ रहा। तो कैसे आएगा उसको देखते हैं। इसलिए सी शार्प यूज होगी। सी शार्प को देखते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर हम किसी भी क्लास की प्रॉपर्टीज और फंक्शन को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर गए तो इसकी ये प्रॉपर्टीज और ये इसके सारे फंक्शन। तो प्रॉपर्टीज टेक्स्ट की ये होती है, इसमें कोई भी चीज आप लिखोगे तो टेक्स्ट बॉक्स में लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टीज और फंक्शन हम दो तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। एक तरीका है आपके पास GUI इंटरफेस, दूसरा तरीका है प्रोग्रामिंग। तो कुछ चीजें हमें प्रोग्रामिंग से ही एक्सेस करनी पड़ती है। तो जैसे टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना, तो मैं वन पे जाऊंगा, डबल क्लिक करूंगा तो उसका एक इवेंट जनरेट हो जाएगा। इवेंट क्या होता है, यानी जब हम इसको क्लिक करेंगे तो ये एक एक्शन परफॉर्म करेगा जिसको हमें हैंडल करना है। यानी क्लिक पे क्या करना है, उसको जनरेट करने के लिए आप वन को डबल क्लिक करोगे, उसका इवेंट बन जाएगा। ठीक है, बटन वन का क्लिक का इवेंट। इस पे हमें क्या करना है, हमें टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है। तो यहाँ मैं लिखूंगा टेक्स्ट बॉक्स। अब देखिए ये आपकी हेल्प करेगा, इसकी हेल्प को लाजमी यूज करना है, अपनी मर्जी नहीं चलानी। अब ये आप अगर पूरा टेक्स्ट बॉक्स कैपिटल में लिख दोगे स्मॉल में लिख दोगे तो वो नहीं चलेगा। जैसा वो दे रहा है ना वैसा यूज करो। तो जैसे ही मैंने खाली टेक्स्ट लिखा, ये दिखा रहा है टेक्स्ट बॉक्स वन, जो ब्लू कलर का आ रहा है वो ऑब्जेक्ट है, और जो हमारे पास दूसरा कलर है वो बेसिकली क्लास का। तो हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, इसको यूज करेंगे, ये खुद लिखा हुआ आ जाएगा। अब इसमें टी स्मॉल है, बी कैपिटल है, ये ऐसे ही लिखना है। डॉट, अब इसकी प्रॉपर्टीज आएंगी सर, तो इसमें एक टेक्स्ट की प्रॉपर्टी एक्सेस करनी है। जिसमें ये पाना बना हुआ है वो प्रॉपर्टी है। इजिकल टू, इजिकल टू हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर है, यानी वैल्यू को असाइन करेगा। किस वैल्यू को असाइन करेगा, यहाँ पर वन में असाइन कर रहा हूँ, यहाँ लिख देंगे वन। सेमी कॉलन, लाइन टर्मिनेटर। लाइन टर्मिनेटर इस तरह से होता है जैसे इंग्लिश में हम बात खत्म करते थे फुल स्टॉप लगाते थे, तो यहाँ पर हम सेमी कॉलन लगाते हैं। अब चला के देखते हैं।
तो ये देखिए, अब मैं चाह रहा हूँ जितनी दफा भी मैं वन प्रेस करूँ उतनी दफा वन लिखा हुआ है, तो एक ही दफा आ रहा है। ये साथ साथ हम सी शार्प सीख रहे हैं। इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर प्लस इक्वल टू अपेंड ऑपरेटर। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अब आप जितनी दफा भी वन लिखेंगे उतनी दफा हमारा आएगा। तो इस वक्त दो क्लासेस के ऑब्जेक्ट एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन। तो इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है? किसी को कोई मसला नहीं है? ठीक है। अब ये वाला जो कोड है मैंने एक दफा लिख लिया, अब मैं इसको कॉपी करूंगा, कंट्रोल सी। अब टू पे मैं गया, इसको भी जाके मैंने कंट्रोल वी कर दिया। इस पे वन की जगह क्या लिख दूंगा मैं, टू। फिर थ्री पे गए, यहाँ पे हम लिख दिए कंट्रोल वी। इस पे क्या लिख देंगे, थ्री। वो 5, 6। ये मैटर नहीं करता कि बटन का नाम क्या है और वहां पर आप कोड क्या कर रहे हो। अगर ये बटन 5 भी है तो इसका इवेंट जो जनरेट हो रहा है उस पे कोड करना है, आपके नाम पे नहीं जाए। ठीक है, ये सारे बटन आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन। और आपके पास एक कैलकुलेटर जो है ना वो नजर आ रहा है। अब देखिए आगे की फंक्शनैलिटी हम इसमें देखते हैं कैलकुलेटर में। ये हमने कर दिया। अब मैं लिखता हूँ प्लस, तो ये दो कंटेनर मजीद ऊपर ले रहा है। फर्स्ट वैल्यू इस वाले कंटेनर में डाल रहा है, सेकंड वैल्यू इसमें में डाल रहा है, और यहाँ पर हम दूसरी वैल्यू यहाँ डाल रहे हैं। तो ये कैलकुलेशन इस तरह परफॉर्म करेगा, फर्स्ट वैल्यू यहाँ से उठाएगा, सेकंड वैल्यू यहाँ से उठाएगा, ऑपरेटर यहाँ से उठाएगा, और इक्वल टू पे कैलकुलेशन होगी। ठीक है जी, तो ये करना है। अब इसके लिए तो मजीद कंट्रोल चाहिए, इनका हम लेबल लेबल उठाएंगे ऐसे। एक और लेबल मैंने उठाया, ठीक है। अब मैं प्लस का जब बटन प्रेस करूंगा तो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू लेबल 1 में डालूंगा, और प्लस लेबल 2 में जाएगा। टेक्स्ट बॉक्स को खाली कर दूंगा, यहां लिखेंगे लेबल 1 डॉट टैक्स इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टैक्स। दूसरा इसमें हम ये करेंगे लेबल 2 डॉट टैक्स इज इक्वल टू बस। और तीसरा भी मैं ये करना है, टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू खाली करना, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टैक्स। ठीक है, चलाएंगे। यहाँ पर हम गए, इसको लिखा 12, फिर मैंने कहा प्लस, तो ये देखिए 12 यहाँ चला गया, प्लस यहाँ चला गया, और सेकंड वैल्यू हमने यहाँ दी। तो फर्स्ट वैल्यू यहाँ से पिक करेगा, सेकंड यहाँ से पिक करेगा, ऑपरेटर यहाँ से उठाएगा, और कैलकुलेशन यहाँ परफॉर्म हो जाएगी। इक्वल टू करना था, टैक्स ना चेंज करो। अब यही सेम कोड जो कि हम प्लस पे लिखा है हमने,
इसको माइनस में भी दे देंगे। अच्छा, ये वाली कोडिंग खाली इसके लिए नहीं है। अभी मैं जब एडीओ डॉट नेट यूज करूंगा उसमें भी ऐसा ही होगा। लंबी चौड़ी कोडिंग नहीं करवाऊंगा, एंटिटी फ्रेमवर्क मॉडल यूज करेंगे आप। ठीक है, और उसके अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरीके से शॉर्ट कोडिंग हो सकती है। ये माइनस के ऊपर हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस कर, मल्टीप्लाई पे मल्टीप्लाई कर, डिवाइड पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जब इक्वल टू का बटन प्रेस करूँ कि कैलकुलेशन हो जाए। अब हम यहाँ देखते हैं मजीद शीशा। हम यहाँ पर कंटेनर बनाएंगे। कंटेनर किस लिए बनाते हैं? वेरिएबल्स को होल्ड करने के लिए, वैल्यू को होल्ड करने के लिए। मेमोरी के अंदर जो कंटेनर बनते हैं या वेरिएबल्स जो बनते हैं उनकी डेटा टाइप्स होती है। हमारे पास तीन किस्म की डेटा टाइप्स होती है, नंबर, स्ट्रिंग और डेट एंड टाइम। स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग होता है एबीसीडी और 1 2 3, यानी वो सेट होता है, उसमें एबीसीडी भी आ सकता है, 1 2 3 भी आ सकता है, स्पेशल कैरेक्टर भी आ सकता है। दूसरा इसमें आता है नंबर। नंबर में क्या आता है? खाली 1 2 3 आता है या पॉइंट वाली वैल्यूज आ जाती है। डेट एंड टाइम एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें आपके पास नंबर स्लैश नंबर प्लस स्पेशल कैरेक्टर आता है। अब यहाँ पर हम वेरिएबल्स बना रहे हैं जो डेटा को होल्ड करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंटीजर ए कॉमा बी कॉमा सी। इसका मतलब ये है कि मेमोरी के अंदर तीन वेरिएबल्स बनेंगे जिनके नाम ए बी और सी होंगे, जिनकी डेटा टाइप इंटीजर होगी। अच्छा, ये देखिए सेमी कॉलन लाजमी लगाना है लाइन टर्मिनेटर। अब हमने लिखा ए इज इक्वल टू, अब ए के अंदर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो टेक्स्ट बॉक्स की आएगी, तो यहाँ लिखेंगे टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। फिर बी के अंदर जो वैल्यू आएगी वो आएगी लेवल 1, कह देंगे लेवल 1 डॉट टेक्स्ट। सी में हम कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ए प्लस। अब ये जो रिजल्ट होगा उसको दोबारा अपनी टेक्स्ट बॉक्स में डालना है, क्या लिखूंगा? टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। देखिए ये तीन जगह एरर दे रहा है, रेड कलर आ रहा है। तो आगे देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप स्ट्रिंग टू द इंटीजर। हमारे पास जो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू होती है वो होती है स्ट्रिंग टाइप की, उसको नंबर में नहीं डाल सकते। ये मसला है। ठीक है, इसी तरीके से सी जो है वो नंबर है, तो स्ट्रिंग में नहीं जा सकता। ये स्ट्रिंग है, इसके लिए हम टाइप कास्टिंग यूज करते हैं। टाइप कास्टिंग किस तरीके से करते हैं, यानी टाइप को कन्वर्ट किस तरीके से करते हैं? तो यहाँ लिखेंगे इंट, जैसे इंटीजर से नंबर में कन्वर्ट करना है, इंट डॉट पार्स। ये क्या करेगा कि स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरीके से यहां भी देंगे इसको, इंट डॉट पार्स। तो ये भी यही करेगा कि स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर देगा।
देखिए सबसे बड़ा सेट जो मैंने आपको बताया अभी वो कौन सा है, स्ट्रिंग, जिसमें एबीसीडी भी आता है, 1 2 3 भी आता है। तो माइक्रोसॉफ्ट ये कह रहा है कि सबसे बड़ा सेट ये है, तो कोई भी छोटा सेट किसी भी वक्त बड़े सेट में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि वो उसी से निकला है। तो इसमें इसने एक बिल्ट इन फंक्शन दे दिया डॉट टू स्ट्रिंग। अब इसको चला के देखते हैं। तो ये आपके पास इतना सा आ गया, फिर हम लेगा 12 + 33। अब मैं लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई 2। तो इसने तो ये मल्टीप्लाई कैसे अप्लाई कर दिया, मुझे कोड किया ही नहीं इसको। 45 मल्टीप्लाई बाय 2 92 हो गया। अच्छा मल्टीप्लाई, अब वो उसकी वैल्यू चली गई। दरअसल यहाँ पर हमें इसको परफॉर्म करना था, दोबारा से करके देखते हैं। तो इसमें ऑपरेटर नहीं दिया भाई, हर कैलकुलेशन के ऊपर हमें प्लस ही कर रहा होगा। समझ गया, 12 यहाँ चला गया, प्लस यहाँ चला गया, 22 इजिकल टू। तो ये क्या कर रहा है कि आपके पास फर्स्ट वैल्यू यहाँ से उठाएगा, सेकंड वैल्यू यहाँ से उठाएगा, ऑपरेटर यहाँ से उठाएगा, कैलकुलेशन परफॉर्म कर दिया। फिर हमने यहाँ किया था मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई पे हमने शायद कोई मसला कर दिया, ये पहली वैल्यू ना मिसिंग कर रहा है उसके साथ। मल्टीप्लाई में जाके देखते क्या किया मैंने। हम टेक्स्ट बॉक्स के अंदर इसकी वैल्यू डाल रहे हैं, लेवल 2 में इसमें डाल रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, लेवल 1 लेवल 2 और टेक्स्ट बॉक्स, सही है। दोबारा करके देखते, ये मिल गया 23 मल्टीप्लाई 2। तो ये फर्स्ट वैल्यू यहाँ से उठाएगा, सेकंड वैल्यू यहाँ से उठाएगा और इक्वल टू पे कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहा है। तो ये आपको दिखा रहा है 23 + 2 = 48। ये कैलकुलेशन गलत कर रहा है। तो हमें असल में यहाँ पर ये करना था कि भाई इसके ना ऑपरेटर को चेक करना था, वो मैंने नहीं किया। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि साथ साथ जो है ना हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं कि C# की बेसिक कंस्ट्रक्टर लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, एक ऑपरेटर को गेट करना। ऑपरेटर क्योंकि स्ट्रिंग टाइप का होगा, तो इसको देंगे यहाँ पर स्ट्रिंग। क्या देंगे, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग ओ, और इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास लेवल 2 से। क्योंकि लेवल 2 में हम ऑपरेटर सेव कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए जितनी भी जगह है उसके अंदर हमने प्लस माइनस का ऑपरेशन में लेवल 2 में जो है ना ऑपरेटर को सेव किया। तो लेवल 2 से हम ऑपरेटर को पिक करके उस पर कंडीशन अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हम दे देंगे O = लेवल 2 डॉट टाइम्स। अब इसके ऊपर मुझे कंडीशन लिखनी, तो कंडीशन लिखनी, मैं लिखूंगा इफ ऑपरेटर इजिकल टू, ये क्या है, इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर डबल इक्वल टू कंपैरिजन ऑपरेटर, ये वैल्यू को कंपेयर करता है। इसमें क्या है, इसे मैंने इसको दे दिया यहाँ पर प्लस। तो अगर ये प्लस होगा तो सी में क्या डाल देगा, फिर प्लस। फिर यहाँ पर दूसरी कंडीशन आती है एल्स। कॉपी करेंगे, समझ। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर इसमें माइनस होगा तो फिर क्या होगा, यहाँ आ जाएगा एल्स। ये माइनस कर देंगे, फिर इसके यहाँ से करेंगे कॉपी। और अगर ये मल्टीप्लाई होगा और अगर ये डिवाइड होगा, अब देखिए सी जो है ना एरर दे रहा है।
जैसी कंडीशन अप्लाई, लेकिन एरर दे रहा है भाई, क्या एरर इस वजह से दे रहा है, क्या आपके पास, अच्छा आयशा चावत करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को एक्सप्लेन कर देता हूँ, दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सी इस वजह से एरर दे रहा है कि सी हो गया कंडीशन बेस। तो इफ एल्सिफ की जब भी स्टेटमेंट लिखते हैं ना, तो आखिरी जो स्टेटमेंट होती है वो होती है एल्स, होती है एल्स, सी इज इक्वल। अब ये हमारा कैलकुलेटर यहाँ कंप्लीट हो गया, इसमें हम जो भी हम एक्शन परफॉर्म करेंगे उसके लिए से ये परफॉर्म कर रहा हूँ। जैसे हमने यहाँ लिखा 12 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 24। मैं कह रहा हूँ यार ये मेरी समझ में नहीं आया, ये कैसे कैलकुलेशन। तो हम क्या करते हैं, इसको डिबगिंग मोड में लेके आ जाते हैं। डिबगिंग मोड का मतलब ये है कि यहाँ पर लगा दूंगा एक ब्रेक पॉइंट और इसको हम जाके समझते हैं। अब मैंने इसको रन किया एप्लीकेशन को, तो यहाँ आके रुक जाएगा। इसमें लगा 12 मल्टीप्लाई, देखिए ये दिखा रहा है सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू क्या है। तो टेक्स्ट बॉक्स को हम स्टेप इनटू करते हैं, जो दिखा रहा है कि टेक्स्ट बॉक्स के अंदर 2 है, 2 स्ट्रिंग है, देखिए डबल कोट में आ रहा है। और जब ये कन्वर्ट हो गया तो ये किस में आ रहा है, नंबर है। क्योंकि दो स्ट्रिंग को अगर मैं प्लस करूंगा 2 और 2 का, तो उसका रिजल्ट आएगा 22, जबकि दो नंबर होंगे तो उनका रिजल्ट आएगा 4। इस वजह से स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करना जरूरी है। वैसे टाइप कास्टिंग की हमें यहाँ पर इस वजह से भी है कि मस्ट है, करना पड़ेगा। अब हम आ जाते हैं नीचे स्टेप इनटू। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं ये भी 12 था और ये इसमें आ गया, ठीक है, तो ये आपके पास 12 नंबर में कन्वर्ट हो गया। फिर यहाँ पर स्टेप इनटू करते हैं, तो ये लेवल है जो कि मल्टीप्लाई है यहाँ पे। अब इसे कंडीशन को चेक किया, सबसे पहले उसने प्लस को चेक किया, क्या प्लस है ये, नहीं है, तो आ गया मल्टीप्लाई पे। माइनस को चेक किया, माइनस भी नहीं है, मल्टीप्लाई पे आ गया, मल्टीप्लाई है तो नीचे चला गया। और उसके बाद यहाँ से हम करते हैं स्टेप, और यहाँ से एग्जिट कर जाएगा और ये रिजल्ट आपको शो कर। तो जिन्होंने हमें बाद में ज्वाइन किया है उनके लिए मैं शुरू से बता देता हूँ कि हम लोग यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम यूज कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी उसके सर, अंदर क्या यहाँ पे होता है, जी कुछ पूछ रहे हैं? एक क्वेश्चन है। ये जी जी बोले। अभी आपने जो convert किया वैल्यू को हम्म इंटीजर के लिए आप यूज किए int डॉट पार्स, और हम्म स्ट्रिंग के लिए यूज है टू स्ट्रिंग। रूट तो डॉट टू इन में। दोनों में ये फर्क क्यों है? देखिए माइक्रोसॉफ्ट ने अपना एक फ्रेमवर्क बनाया, उसने अपनी एक लैंग्वेज बनाई। वो ये कह रहा है कि स्ट्रिंग सबसे बड़ा सेट है, स्ट्रिंग बड़ा सबसे बड़ा सेट है, उससे सब चीजें निकलती है। यानी नंबर हो गया इंटीजर, उसका सबसेट है, डेटा टाइप ठीक उसका है। सबसेट है। तो आप किसी भी वक्त किसी भी डेटा टाइप को स्ट्रिंग में तो कन्वर्ट कर ही सकते हैं। तो उसके लिए शॉर्टकट कोड दिया हुआ है डॉट टू स्ट्रिंग। ओके। और क्या ये है कि क्योंकि हम किसी भी चीज को जैसे स्ट्रिंग से नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो फिर आपको उसकी स्पेसिफिक टाइप बतानी पड़ेगी। क्योंकि नंबर के अंदर भी 3-4 टाइप्स हैं, इंट है, डबल है, डेसिमल है, वो फिर हमें डिफाइन करना पड़ता है। तो इस वजह से उसके लिए हमें वहां उसने स्पेसिफिक कर दिया। उसके लिए फिर हमें डॉट पार्स यूज करना पड़ेगा, जो हाँ भी वहां सेट। पार्स यूज करना पड़ेगा। बाकी किसी भी वक्त जैसे हम देखेंगे जो हमारे कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है जिसमें बहुत सारी डेटा टाइप्स होती हैं, जैसे हम डेटाबेस के ऊपर जब बाइंडिंग की तरफ जाएंगे तो वहां पर हमें जो है ना काफी सारी चीजों को मल्टीप्लाई करना होता है। कोई डेसिमल में होता है, कोई फ्लोट में होता है, कोई आपके पास इंटीजर में होता है। तो वो उनको फिर हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर भी अपने रिस्पेक्टिव डेटा टाइप्स के अंदर हम कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करके उसके डिजायर रिजल्ट की तरफ आ जाते हैं। ठीक है। समटाइम होता है कि एक वैल्यू होती है, उसमें आपको स्ट्रिंग भी अवेलेबल होता है और दूसरी डाटा टाइप भी, इंट हो गई या डेसिमल हो गया। हम्म तो उसमें से हमें समटाइम सिर्फ स्ट्रिंग यूज करना होता है, समटाइम सिर्फ उसमें से वो दूसरा डाटा टाइप यूज करनी होती है।
तो उसके लिए भी फिर हमें यही पार्ट्स वगैरह यूज करना पड़ेगा या उसकी अलग मेथोडोलॉजी होगी नहीं फिर? बिल्कुल देखिए, सबसे पहले तो अगर आप किसी भी डेटा टाइप में कन्वर्जन के ऊपर जाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसको स्ट्रिंग में ले आते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग में तो कोई भी चीज कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक फिर है। आप रिस्पेक्टिव डेटा टाइप के अंदर लेके आ जाए, सबसे आसान तरीका यही होता है। वरना बिटवीन कन्वर्जन की तरफ जाते हो बहुत मुश्किल होता ओके, ठीक है सर। है। अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन? थोड़ा सा मैं शुरू से बता रहा हूँ, जिन्होंने हमें लेट ज्वाइन किया उनके लिए। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ये कह रहा है कि उसने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स की एप्लीकेशन डेवलपमेंट हमें प्रोवाइड किए, जिनको हम इस कोर्स के अंदर पढ़ेंगे। इसमें डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। ये जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये बेसिक कंस्ट्रक्ट्स ऑफ द लैंग्वेज है। वैसे तो ये आज मैंने आपको तकरीबन इसकी आधी बुक पढ़ा दी, जो मैंने ये बुक दी है ना आपकी। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया, ये गूगल क्लासरूम का कोड है, इसको ज्वाइन कर लें, हमें इसको नोट कर लें अपने जीमेल पे। आप हमें इस कोड को ज्वाइन करेंगे तो जितना भी मटेरियल होगा वो मैं यहाँ डाल, ठीक है। इसके अलावा जो वीडियोस वगैरह होंगी वो आप एडमिशन फॉर्म यहाँ फिल कर देंगे, तो उसका फिर मैं अकाउंट एक्टिवेट कर दूंगा, तो वीडियोस आपकी लॉगिन के अंदर आएंगी। ठीक है, मटेरियल गूगल क्लासरूम में आएगा, वीडियोस यहाँ पर आएंगी आपके पास, वो आप लॉगिन करके हमें देख पाएंगे। जैसे आज की भी वीडियो ना मैं यहाँ डालूंगा, यहाँ पर आपको ये वीडियो मिल जाएगी, आप यूजर आईडी पासवर्ड से जाएंगे और ये आपको वीडियो एक्सेस हो रही है। अब जैसे ये तो बेसिकली हमारी पुरानी क्लास एक पीएचपी की वीडियोस पढ़ेंगी, लेकिन इसी तरीके से आपके पास ये स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियो आ रही है। इसमें किसी भी वीडियो को आप यहाँ से क्लिक करेंगे, ये चलने लग जाएगी। जैसे आज की क्लास की वीडियो भी मैं यही डालूंगा, तो ये यहाँ पर इस तरीके से चल रही होगी। बाकी ये है कि गूगल क्लासरूम में आपको कोड मिल जाएगा। सर बुक डालिए, अभी आज की जो एप्लीकेशन मैं बना रहा हूँ डेस्कटॉप एप्लीकेशन, ये भी मैं यही डालूंगा, सब कोड भी आपको यहीं पर अवेलेबल होगा। इस तरीके से सीक्वेंस वाइज अपनी सारी चीजें मिल रही होंगी। अच्छा, थोड़ा सा दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ, जो कि हमारे पास इन्होंने लेट ज्वाइन किया। डॉट डेस्कटॉप एप्लीकेशन हमारे पास एक है, जो कि हम इस कोर्स में पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम लोग एसपी डॉट नेट पढ़ते हैं, फिर एमवीसी है, एमवीसी कोर है, फिर मशीन लर्निंग। डॉट नेट ऐसा एप्लीकेशन दुनिया में ज्यादातर हम लोग ईआरपी वगैरह बनाने के लिए या बड़े सिस्टम को बनाने के लिए यूज करते हैं। इसके अंदर हमारा जो टारगेट होगा वो एक सेल परचेज सिस्टम होगा। आप लोगों को जो एप्लीकेशन बनानी होगी, हॉस्पिटल मैनेजमेंट की सिस्टम बनानी होगी। इसमें हम लोग करते ये हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज सी शार्प उसको यूज करते हैं। सी शार्प डॉट नेट फ्रेमवर्क को यूज करती है। सबसे पहले देखते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या होती है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स की इंटरेक्शन से काम करते हैं। ऑब्जेक्ट जो होता है वो किसी क्लास का होता है, क्लास किसी चीज का ब्लूप्रिंट या फर्जी खाका होता है। जैसे हम ये कहते हैं ह्यूमन एक क्लास है, उसके अंदर दो चीजें होती है, प्रॉपर्टीज और फंक्शन। प्रॉपर्टीज लुक एंड फील को कहते हैं, जो कि आपको नजर आती है। फंक्शन जो कि आप एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे आप चल सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, ये आपके फंक्शन। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम हम ये किसको कहते हैं, जिसमें हम दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स सेम क्लास या डिफरेंट क्लास इंटरेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस, तो उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम। तो सी शार्प एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। हम यहाँ पर डॉट नेट फ्रेमवर्क को यूज करते हैं। उस फ्रेमवर्क में माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत सारी आपको बनी बनाई क्लासेस दी है। उन क्लासेस के आप ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, ये सब क्लासेस है। चेक बॉक्स, बटन, रेडियो बटन, कॉम बॉक्स, सब बटन क्लासेस। हम यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके क्या करते हैं, उनके ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं और उनके इंटरेक्शन से हम कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स का एक ऑब्जेक्ट है, लेबल के एक ऑब्जेक्ट है, बटन के एक ऑब्जेक्ट है। इनिशियली हम सारा कुछ डिजाइन करते हैं, जब ये डिजाइन हो जाता है तो फिर इसको हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस। जैसे सबसे पहला जो कोड हमने राइट किया था वो वन के ऊपर किया था। तो वन पे हम ये चाह रहे थे जितनी दफा वन को प्रेस करें टेक्स्ट बॉक्स में इतना वन लिखा हुआ आ जाए, तो इसको हमने डबल क्लिक किया तो इसका इवेंट जनरेट हो गया, जिसको हम कहते हैं इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। अब देखिए यहाँ पर जो बुक्स को देखे ना, तो यहाँ पर तो बड़ी लंबी मैं तो आपको 5-6 किताबें देने वाला हूँ। ये तो पहली किताब है, लेकिन पहली किताब की आप देख लें, आज हमने कोई इसमें 50% पढ़ ली होगी। बुक से पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगता है। लेकिन मैंने आज आपको क्या क्या पढ़ाती है, मैं टॉपिक्स बताता हूँ। मैंने आपको बता दिया वेरिएबल्स क्या होते हैं, स्टेटमेंट्स क्या होती है, ठीक है, बेसिक कंस्ट्रक्ट इफ एल्स इफ की स्टेटमेंट वगैरह किस तरीके से अप्लाई करते हैं, क्लास क्या होते हैं, मेथड्स क्या होते हैं, ठीक है,
नेम स्पेस क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया, प्रॉपर्टीज क्या होती है ये भी मैंने आपको बता दिया, इवेंट्स क्या होते हैं ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो इस तरीके से बुक पे आप, मैंने आपको बुक दे दिया, आप उसको मजीद डिटेल के अंदर वहां से पढ़ सकते। ठीक है जी, तो यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को जी? किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछे भाई। जी यासिर, देखिए सब लोगों के पास कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ जाऊंगा, या इसके अंदर थोड़ा सा एक आध कंस्ट्रक्ट ऑफ द लैंग्वेज और स्टडी करते हैं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ जाएंगे। कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है जी, ओके। देखिए हमारा जो टारगेट है ना वो तो है बेसिकली एडीओ डॉट एसिंक्रोनाइज डाटा ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बेसिक्स, यानी बेसिक्स के अंदर हम ये चीजें डिस्कस कर रहे हैं। अभी मैंने आपको पढ़ाया इफ एल्सिफ स्टेटमेंट। इफ एल्सिफ के अंदर मैंने ये बताया आप क्या करते हैं, कंडीशंस को चेक करते हैं कि अगर ये प्लस है माइनस है एंड सो। इसका जो अल्टरनेट स्ट्रक्चर है जो माइक्रोसॉफ्ट ने आपको दिया है, जो कि ज्यादा एफिशिएंट है एज कंपेयर टू इफ एल्सिफ, वो है स्विच केस। स्विच केस से ज्यादा एफिशिएंट है। इफ एल्सिफ के अंदर ये होता है कि जनाब आपने जब कंडीशन चेक कर दिया ना, वो पहली कंडीशन पड़ेगा, फिर दूसरी कंडीशन पड़ेगा, फिर तीसरी पड़ेगा। अब लेट सपोज मेरे पास 1000 कंडीशन है, तो वो तो शुरू से बढ़ता हुआ आएगा, फिर बहुत स्लो हो जाएगी एप्लीकेशन डेवलपमेंट इससे ना। तो हम क्या करते हैं, हम इसकी जगह पे एक स्ट्रक्चर लेके आए जिसका नाम है स्विच केस। स्विच केस में क्या होता है कि वो डायरेक्ट उसको जंप करता है, ये प्रूफ भी करूंगा उसको। मैंने इसको कर दिया कमेंट्स। अब किसी चीज को कमेंट करने का मतलब होता है वो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो कोड को कमेंट करने के लिए आप यहाँ पर इसको देंगे और यहाँ पर देंगे सेमीकोलन, तो स्टार। और यहाँ तक मुझे कमेंट करना है तो इसको दे देंगे यहाँ से this। तो ये आपके पास है। अब इसके जो अल्टरनेट स्ट्रक्चर है वो हमें लिखना है, वो है स्विच केस, तो उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर हम जाएंगे, यहाँ लिखेंगे स्विच, स्विच ब्रैकेट ओपन। अब किस पे लगाना है स्विच? ऑपरेटर पे। ऐसे केसेस डिफाइन करो, केस। सी शार्प का एक और भी फायदा है, आपने सी शार्प कर ली, आपने जावा कर ली, आपने सी शार्प कर ली, आपने डार्ट लैंग्वेज कर ली जो कि फ्लटर में यूज हो रही है। ठीक है, आपने सी शार्प कर ली, आपने पीएचपी कर ली, सब में यही सेम सिंटैक्स यूज होता है। आपने सी शार्प कर लिया, आपने जावास्क्रिप्ट कर लिया। स्विच में हमने कहा पहला केस है प्लस, इवन यही कॉलन यूज होता है, सेमी कॉलन नहीं है, ये कॉलन है, कॉलन। तो हम क्या करेंगे, सी इज इक्वल टू ए प्लस। अब फिर हम तो कर देंगे ब्रेक। अच्छा देखिए, आप लोगों की क्लास तो कल भी है 10 बजे, लेकिन आप लोगों में से जो लोग प्रैक्टिस करेंगे और उनको कोई मसला आता है तो वो मुझे 9 बजे क्लास में मिलेंगे। कितने बजे? 9 बजे। तो 9 से 10 तक हम क्या करेंगे, आपका जो आपने प्रैक्टिस की होगी उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जिस तरीके से मैं अपनी क्लास, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, इस तरीके से मैं आपकी स्क्रीन शेयर करूंगा और देखूंगा कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है। अगर आपने ये इजीली ये एप्लीकेशन बना ली है, आपको कोई इसमें मसला नहीं है, तो ठीक है, आप अपने 10 बजे ही ज्वाइन करें। लेकिन अगर आपको मसला है, आपसे कोई प्रॉब्लम आ रहा है, आपसे कोई सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप हमें 9 बजे ज्वाइन करेंगे और उसके अंदर हम देखेंगे कि भाई आपको मसला क्या आ रहा है। ठीक है, लेकिन आप जो है ना हमारी वीडियो को 2-3 दफा देख के आए, उसको प्रैक्टिस करके आए, कोशिश करें। जहां आप फंस जाए आपको स्टक होने की जरूरत नहीं है। आपका मसला जब तक सॉल्व नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ने वाले। ठीक है, केस प्लस करें,
उसको हमने कॉपी किया। अच्छा सर। हाँ बोले, ठीक है, तो हम बोले। तो सर ये अपने ये ओ लगाया ऊपर भी होनी चाहिए सर। सर इसकी सभी नहीं आ रही सर जी, ऊपर ओ लगाया है। देखिए जिस तरीके से हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं ना, कि हम ये कह रहे हैं कि अगर ये प्लस होगा तो ये करो, अगर ओ माइनस होगा तो ये करो। हमने ओ को बेसिक कंसर्न किया हुआ है ना, हमारा कंसर्न ओ है। तो जो चीज टारगेट होगी ना, वो स्विच में आएगी। नहीं नहीं, हम यहाँ पर ओ के केसेस देखते हैं ना, ओ में क्या है, ओ फॉर ऑपरेटर, उसमें क्या है, उसको चेक करो। तो इस वजह से स्विच के अंदर हम उस चीज को टारगेट करते हैं जिसको आपको चेक करना है। ये इसका ऑल्टरनेट स्ट्रक्चर है जो ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन ये ज्यादा एफिशिएंट है सी शार्प के अंदर। अदर लैंग्वेजेस में भी ज्यादा एफिशिएंट होता है। तो यहाँ पे लिखा कि अगर ऑपरेटर, यानी इसको हम पढ़ेंगे इसी तरीके से, अगर ऑपरेटर प्लस का है तो इन दोनों को प्लस करो, अगर माइनस का है तो माइनस करो, मल्टीप्लाई का तो मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो। तो ये चीज हम लेके आ गए स्विच में। ठीक है, अब हम इसको करेंगे कॉपी। जैसे किया कंट्रोल सी, इसको किया कंट्रोल वी, और इसको कर दिया माइनस। अगर ये माइनस का होगा तो ये कर दो, इसको किया कॉपी, कंट्रोल। अगर ये मल्टीप्लाई का होगा, इसी तरीके से डिवाइड का है, अगर ये डिवाइड का होगा, और डिफॉल्ट के अंदर अगर इसमें कोई भी केस नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, सी में डाल देंगे 0। वेट कर, तो ये भी वही काम कर रहा है लेकिन ज्यादा एफिशिएंट। एफिशिएंसी कैसे प्रूफ करेंगे, ब्रेक पॉइंट लगा दो, यहाँ पर गए, यहाँ पे क्लिक कर दो, रन किया एप्लीकेशन को, यहाँ पे लिखा 12 मल्टीप्लाई बाई। अब देखिए यहाँ आके रुक जाए, इसने पहले ए में वैल्यू डाली, ठीक है, स्टैप इन, बी में ठीक है, स्टैप इन, स्टैप इन। अब देखिए ये पूरा क्योंकि हमने ग्रीन किया हुआ है तो इसको वो रीड नहीं करेगा। अब कहते हैं स्टैप। अब देखिए ऑपरेटर क्या है, ऑपरेटर यहाँ से चेक चेक कर लो, मल्टीप्लाई। तो आप ये डायरेक्ट यहाँ जंप मारेगा, यहाँ से डायरेक्ट जंप यहाँ मारेगा, ये पहली दो चीजें भी रीड नहीं करेगा। डायरेक्ट से यहाँ जंप किया और यहाँ से फिर बाहर निकल गया। ये सबसे ज्यादा एफिशिएंट एज कंपेयर टू हमारे। तो आज हम इस क्लास को यहीं पे रखते हैं। अच्छा, मैं इसको अभी जो है ना गूगल क्लासरूम के अंदर डाल रहा हूँ, थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ कि आप इसका कोड कैसे यूटिलाइज करेंगे। जैसे ये आपको हर दफा की प्रैक्टिस होगी आपकी ना, करना क्या है इसके अंदर। तो मैंने ये जो कोड है, विन फॉर्म एप्लीकेशन, इसको मैंने यहाँ से जिप में कन्वर्ट कर दिया। विनरार आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर मैंने लिखा टुडे क्लास कोड। ये मैंने आपको टुडे क्लास कोड जो है ना यहाँ पर भेज दिया। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको डाउनलोड करना है। तो ये आप गए यहाँ से, हमारे गूगल क्लासरूम आपने ज्वाइन की हुई है, उसके अंदर आपने इसको डाउनलोड कर लिया। ओपन न्यू विंडो किया मैं डाउनलोड। सर इसके लिए लॉग इन होना पड़ेगा। नहीं, इसके लिए तो गूगल क्लासरूम है ना ये। तो गूगल क्लासरूम के लिए तो आप ये करेंगे कि जस्ट अब मैंने आपको दे दिया है ये क्लास कोड, आप अपने जीमेल पे लॉगिन करें,
और उसके बाद आपको टॉप पे ये आइकन नजर आएगा, यहाँ से आप जाएंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा ज्वाइन क्लास, वो दे देंगे आप। क्लासरूम में जाएंगे पहले, उसके बाद आपको यहाँ पर ये प्लस का साइन नजर आ रहा होगा, इसको क्लिक करेंगे तो मैंने तो क्रिएट किया ना, आप ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करेंगे और आपको जो मैंने कोड अभी दिया है अपनी क्लास का ना, तो ये आप जो है ना यहाँ पर दे देंगे। आपकी क्लास का कोड जो है ना वो ये है, ये आप नोट कर लें। ठीक है, नोट कर लिया आपने? जी, सब लोगों ने नोट कर लिया क्लास कोड। तो इसके अंदर जितना भी मटेरियल होगा डेली का, वो यहाँ पर हम डालेंगे। अब आपने ये जो एप्लीकेशन तो डाउनलोड सर जो कर लिए, लेक्चर्स वगैरह हैं। जी बिल्कुल, इसके अंदर वीडियोस नहीं होंगी, वीडियोस का अलग पोर्टल है हमारा। ये वीडियोस आपको यहाँ पर मिलेगी कनेक्ट टीचर, यहाँ पर आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड दे देंगे, वो आप एडमिशन फॉर्म फिल कर दें, उसके बाद हम अकाउंट आपका एक्टिवेट कर देंगे, आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि भाई आपका ये बन गया है, तो आप यहाँ से लॉगिन कर लें। तो वीडियो सारी हमारी वहाँ है। ठीक है, अच्छा जी, तो ये आपने जब डाउनलोड कर लिया तो आप इसको अनजिप भी कर लेंगे। फिर ये विन फॉर्म एप्लीकेशन यहाँ पे आपके पास आ रही होगी, आप इसको डबल क्लिक करोगे तो दोबारा एप्लीकेशन खुल जाएगी। अब विजुअल स्टूडियो आपके पास होना चाहिए। अब जिन्होंने हमें लेट ज्वाइन किया उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि आपने करना ये है कि माइक्रोसॉफ्ट की साइट के ऊपर जाना है, वहां पर आपको ये मिल जाएगा microsoft.com पे डाउनलोड्स, इसके अंदर कम्युनिटी एडिशन जो है ना वो डाउनलोड कर लेंगे आप, विजुअल स्टूडियो का 2022 का। ठीक है, फ्री है वो, इनिशियल आपका काम उसी से चल जाएगा। ठीक है, ये आपके पास दोबारा से प्रोजेक्ट ओपन होगा। अब ये उसी हालत में होगा जो कि हमारे पास है, फिर आप वीडियो को देख के इसके अंदर परफॉर्म कर लेंगे, इसमें कोई भी मसला होगा तो फिर आप इसको देख लेंगे। सही है, इसके अंदर फिर मैंने ये फर्दर ये बताया था कि हमारे पास क्या क्या चीजें आपको इंस्टॉल करनी है। तो उसके अंदर आप ये है कि विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलर जो आपके पास चलेगा, तो इसके अंदर सर आपने बोला था कि ये जो सॉफ्टवेयर ना मैं ये लिंक में रख दूंगा और उसकी एक्टिवेशन की आपको दे दूंगा, ये विजुअल स्टूडियो का। विजुअल स्टूडियो का देखिए इसमें ये कम्युनिटी एडिशन जो है ना, वो तो फ्रीली डाउनलोड हो जाता है, और ये ज्यादातर तो अभी स्टूडेंट यूनिवर्सिटी को चला रहे हैं, इसमें ऐसा कोई मसला आ नहीं रहा। अगर इसमें कोई मसला होगा तो फिर मैं इसके अंदर प्रोफेशनल एडिशन आपको दे दूंगा। तो इसके अंदर देखिए ये जो चीजें आपको अभी इस वक्त इंस्टॉल करनी है, ASP.NET करना है। ठीक है, .NET डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो अभी हम पहले पढ़ रहे हैं वो करना है आपको। ठीक है, C# के साथ इसके अंदर सारी चीजें आपको इंस्टॉल करनी है। इसके अलावा जो है ना आप इसके अंदर नीचे आ जाए, और तो हमें कोई खास चीज इसमें नहीं चाहिए, बस ये दो चीजें चाहिए फिलहाल। ठीक है जी, तो ये आपको लाजमी इंस्टॉल करना है, तो ये आपको सारी सारी चीजें चल रही है। फिर इसमें कोई मसला आएगा तो फिर हम लोग बैठे हैं। ओके जी, तो इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछे। अब कल आप इसको जरा परफॉर्म करें, अपने पास इंस्टॉलेशन वगैरह करें, इंस्टॉलेशन में भी कोई इशू आ रहा है तो आप उससे कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन खुद से ट्राई करें, इसको देखें। तो 9 बजे जो है ना फिर हम इसको देखते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए करेक्ट टीचर का लिंक जो है ना वो ये है हमारे पास, अभी भी मैंने दिया था। ठीक है, अच्छा क्लास कोड भी मैं देख देता हूँ। क्लास कोड वैसे आपकी स्क्रीन पे सामने नजर आ रहा है, सब लोग उसको नोट भी कर सकते हैं।
तो फिर कल जो है ना हम मिलते हैं 9 बजे, और उसके अंदर किसी को मसला होगा तो पहले उसको मसले को देखेंगे, फिर उसके बाद जो है ना वो हम आगे चलेंगे। 10 बजे बाकायदा हमारी क्लास हो, उसके अंदर अभी कुछ बेसिक चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। देन फिर उसके बाद हम लोग डेटाबेस की तरफ आ जाएंगे, उसमें एसक्यूएल सर्वर जो है ना वो हम देखेंगे। अच्छा, एसक्यूएल सर्वर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये भी आप माइक्रोसॉफ्ट की साइट के ऊपर जाएंगे, देखिए एसक्यूएल सर्वर फ्री डाउनलोड। इसके अंदर आपको जो है ना एसक्यूएल सर्वर मिल जाएगा एक्सप्रेस एडिशन, वो आप डाउनलोड कर लें। तो डाउनलोड नाउ करेंगे तो ये आपका एसोस और एक्सप्रेस एडिशन जो है ना वो डाउनलोड हो जाएगा, इसको आप इंस्टॉल करिएगा। ठीक है, इसमें भी कोई मसला हो तो फिर आप मुझसे कंसर्न जो है ना वो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास होगा फिर वो एसक्यूएल सर्वर से रेलेवेंट है, क्योंकि पहले हम डेटाबेस बनाएंगे और फिर जो है ना वो उसको हम जो है ना वो यूज करेंगे। तो इस तरह से आपके पास, जैसे मेरे पास तो ये एंटरप्राइज एडिशन चल रहा है इसका, तो 2012 का आप ये इस वक्त जो लेटेस्ट है ना उसको आप डाउनलोड कर लें। 2022 स्क्रीन ऐसी ही आएगी उसकी, सब कुछ ऐसे ही होगा। उसमें कोई मसला होगा तो फिर मैं देख लूंगा। तो ये जो हमने इतवार को टाइम रखा ना 9 से 10 तक, ये रखा है हमने मसले मसाइल के लिए। अगर कोई इशू आ रहा है, इंस्टॉलेशन का कोई इशू है, कोई कोडिंग का इशू है, कोई और प्रॉब्लम है, तो उसके अंदर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, उसके अंदर हम आपके मसले हैं। ठीक है यासिर? यासिर है तो चलेगा। चले फिर आप जो है ना यासिर को जो है ना वो व्हाट्सएप कर दिएगा, तो हम आपका ना जो जिनका एडमिशन हमारे पास होगा उनका अलग से एक बना देंगे कोड, और उसको जो है ना फिर हम जो है ना वो यूज कर लेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे, उसके अंदर फिर आपके सारे मैसेजेस वगैरह ना वहीं पर हम फिलहाल आज के लिए इतना ही है। इसमें कोई मजीद कोई क्वेश्चन हो तो पूछें। चलें फिर। जी सर बोले। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सर माजिद। ठीक है सर। क्लास कोड ज्वाइन नहीं हो रहा है, मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूँ तो। नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि क्लास को ज्वाइन ना हो, मैं देख लेता हूँ। आपने कोड यही डाला है MKEKY5U। जी यही जा रहा है, वो असल में बफरिंग कर रहा ना, लोडिंग में टाइम ले रहा हूँ। ठीक है, अभी कनेक्ट हो गया मेरे पास। हाँ हो जाएगा, सारे होंगे, पीपल्स आ गए। ठीक है, ओके। ठीक है, तो यहाँ से आप जो एप्लीकेशन देख सकते हैं, और उसके अंदर स्ट्रीम्स जो है ना वो सारी आ रही है। चले ठीक है, ओके, फिर आज इसको हम यहीं तक रखते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम जो है ना हम 9 बजे कल मैं वेट करूंगा, अगर किसी को मसला होगा तो उसको हम देख लेंगे। और फिर 10 बजे ना बाकायदा हमारी क्लास जो है वो start होगी। ओके, थैंक यू।